चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले पाठ में हम लोगों ने जो है इस कविता के सस्वर पाठ का अभ्यास किया था। अ, आज जो है हम इस कविता के आशय को समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है हम कवि का भी जो है एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे। इस कविता के लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, जिनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। इनके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नवसाक्षरों के लिए भी लिखी, मतलब जो नए पढ़ाई लिखाई शुरू करने वाले बच्चे थे उनके लिए। इनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 3 कथा संग्रह और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली 3 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमकू इत्यादि। और ये तीनों कविताएं जो है हमने अपने स्कूल के जीवन में पढ़ी थी और काफी जो है प्रभावशाली कविताएं थी। जीवन में एक नया उद्देश्य देने वाली ये कविताएं थी। चलिए अब इस कविता के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस कविता में जो है कवि अतीत को भुलाकर भविष्य के लिए नए सृजन की आशा रखता है। मतलब कि जो बीत गई है बातें उसको भूल जाइए और भविष्य की एक नई रचना करिए, भविष्य का एक नया निर्माण करिए। कवि जो है वो धरती पर स्वर्ग लाना चाहते हैं और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का त्याग करके सभी को जो है एक नजर से, सबको संभाव से देखने का संदेश देते हैं। तो चलिए इस कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ जो है इसके आशय को समझने का भी हम प्रयास करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि का यहाँ पर क्या कहना है कि इतना ऊंचा उठिए जितना ऊंचा जो है आसमान है, और इस पूरी धरती को जो है, पूरी दुनिया को एक नजर से देखिए। आसमान से अगर कोई देखता है तो पूरी धरती क्या दिखती है, एक गोल पिंड के रूप में देखती है ना, एक दिखती है ना। तो बस वैसे ही कवि कहता है कि इतना ऊंचा उठिए आप, जितना ऊंचा आसमान हो, और वहां से इस पूरी धरती को जो है आप एक नजर से देखिए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। धरा को, धरा मतलब धरती, तो इस धरती को जो है सींचिए। समता, समता मतलब बराबरी, तो बराबरी की भावना के बारिश से, वृष्टि मतलब बारिश, तो बराबरी की भावना की बारिश से इस धरती को आप सींचिए। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो की जितना मलय पवन है। कवि आगे क्या कहते हैं कि ये जाति और भेद की जो दीवारें हैं, धर्म और पहनावे का जो भेदभाव है, काले गोरे का जो रंग भेद है, इन सभी भेदभाव के अग्नि में जलते इस दुनिया में इतनी ठंडक लाओ, जितनी ठंडी जो है चंदन से होकर गुजरने वाली हवा होती है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वयं सृजन है। अब यहाँ पर कवि जो है अपने पाठकों को, भारत के कह सकते हो कि संतानों को एक नया संदेश देते हैं कि एक नए हाथ से वर्तमान का जो रूप है इसको संवारिए, इसको ज्यादा सुंदर बनाइए। तुलिका मतलब जो रंग करने का जो वो ब्रश होता है उसे तुलिका कहते हैं। तो नया तुलिका लीजिए, नया ब्रश लीजिए और उससे जो है नए चित्र आप जो है उभारिए, नए चित्र बनाइए, नए राग गढ़िए और उन नए रागों को जो है नया स्वर दीजिए। भाषा
कि अक्षर अगर पुराने हो गए हैं तो भाषा में नए अक्षर मिलाइए, भाषा में नए अक्षर डालिए, और इस तरह से जो है इस युग की नई रचना करिए, इस युग का जो है नया निर्माण करिए, और इस निर्माण की प्रक्रिया में इतना मौलिक बन जाइए, इतना ओरिजिनल बनिए कि जैसे लगे कि बिल्कुल नया क्रिएशन ही है, नया सृजन ही है। तो कवि का मतलब ये है कि आपको जो है भूत की, अतीत की परछाई से निकल के एक नए वर्तमान का जो है निर्माण करना है, एक नए वर्तमान की रचना करनी है। और इस नए वर्तमान की रचना में इतनी नवीनता होनी चाहिए, स्वर के स्तर पर, राग के स्तर पर, रंग के स्तर पर, अक्षर के स्तर पर इतनी नवीनता होनी चाहिए कि ये रचना बिल्कुल मौलिक बन जाए, ये रचना इतनी मौलिक बन जाए, इतनी ओरिजिनल बन जाए कि लगे कि ये अतीत के नींव पर आपने इस वर्तमान को नहीं खड़ा किया है, बल्कि इस वर्तमान को आपने जो है बिल्कुल अलग ही सृजित कर दिया है, अलग ही खड़ा कर दिया है। आगे कवि कहते हैं कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। अतीत से, अब कवि ये नहीं कहते हैं कि अतीत से बिल्कुल जो है नाता तोड़ लो, अतीत से भी जो है जुड़ा रहना है, लेकिन अतीत से बस उतना ही लेना है जितना कि हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जितना कि हमारे लिए पोषक है, जितना कि हमारे हमारे नींव के लिए, बुनियाद के लिए जो है उपयोगी है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। लेकिन अगर हम अतीत के उस टूटे बिखरे पुरानी परंपराओं का अगर मोह रखते हैं तो ध्यान रखिए, उन पुरानी चीजों से मोह रखना जो है वो अपने आप में मृत्यु का ही संकेत है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ पर कवि जो है फिर अब स्थायित्व और परिवर्तन की बात करते हैं, स्थायित्व और परिवर्तन के इस विरोध की बात करते हैं। जब आप अतीत के बंधन से निकलते हैं, जब आप अतीत से अलग एक नए वर्तमान की रचना करते हैं, तो वहां पर आपको फिर उस अतीत के बंधनों को तोड़ना पड़ता है। और इसी का कवि जो है यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि बंधनों को तोड़ो, जो अतीत की परंपराओं की, जर्जर परंपराओं का जो बंधन है, इस सब को जो है तोड़िए। चिंतन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, विचार की गति जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। जीवन का सत्य चिरंतन, जीवन का सत्य जो है वो इसी चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में है। जीवन जो है वो कभी भी स्थूल नहीं है, जीवन कभी भी जो है स्थिर नहीं है, जीवन हमेशा जो है प्रवाहमय है, जीवन हमेशा जो है चलता रहता है। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है ना, चरय वेति चरय वेति, तो सदा चलायमान रहना, सदा सदा चलते रहना, यही जीवन का जो है कह सकते हैं कि चीर सत्य है, यही जीवन का जो है स्थायी सत्य है। और कवि जो है इसी का आह्वान करते हैं, जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में इतना गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। मतलब कि हमें जो है इस जीवन को इतना गतिमय बनाए रखना है जितनी गति परिवर्तन की होती है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। कभी आगे कहते हैं कि हमारी तो इच्छा ही है कि इस धरती को स्वर्ग बना ले, और अगर कहीं पर स्वर्ग है तो उसे इस धरती पर ले आए। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतना सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कह रहे हैं कवि कि सूरज चांद चांदनी तारे ये सब हमेशा हमारे हमारे साथ हैं, ठीक है। कुरूप को भी जो है इतना सुंदर रूप दो, इतना सलोना रूप दो, इतना सुंदर बना दो कि वो जो है आकर्षण के बराबर ही आकर्षक हो जाए। तो यहाँ पर भी जो है कवि बार बार जो है अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, चीजों को जो है थोड़ा जो है ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस अभिव्यक्ति में भी ये जो उनके
एक्सप्रेशन का जो लेवल है, जो उनके अभिव्यक्ति का ये स्तर है, इसमें जो है कहीं ना कहीं मातृभूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है, भारत भूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है, और इस जग कल्याण के लिए जो मानव से उनकी असीम आ, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन सभी को कवि ने जो है काफी प्रभावशाली रूप से यहाँ पर व्यक्त किया है। तो चलिए, ये रही इस कविता की चर्चा। अब जो है इन नए शब्दों को आप जो है लिखिएगा और इनको याद करने की कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ जो है जो प्रश्नोत्तर के लिए जो यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है, इसको जो है आप आ, देखिएगा, इनके उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर आपको समस्या आती है किसी भी तरह की, तो आप जो है क्लासरूम में इससे जुड़े हुए सवाल उठा सकते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पर कि हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे, और इस अध्याय से जुड़े हुए जो व्याकरण की जानकारी है, उसको हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। बाय बाय।